गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गति के नियम आपको पढ़ा रहे थे और हमने आपको गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम करा दिया था। अब उसी से संबंधित आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। द्वितीय नियम में यह बात निकली थी कि F बराबर क्या होता है, F बराबर m। ये सेकेंड लॉ में आया था, F बराबर क्या m। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखो, सबसे पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु यह है, यदि बल का मान शून्य हो, यदि बल का मान शून्य हो तो F बराबर ma बराबर क्या होगा, 0। तो m तो 0 नहीं हो सकता, जबकि a बराबर क्या होगा, 0। यदि बल का मान शून्य हो तो m तो 0 नहीं हो सकता, जबकि a बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। तो अब देखा जाए a बराबर 0 होने का क्या मतलब है। त्वरण शून्य है, इसका मतलब या तो वस्तु स्थिर है या वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। या तो वस्तु स्थिर है या वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहने का प्रयत्न करती है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहने का प्रयत्न करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो त्वरण शून्य होने का मतलब यह है कि सर स्थिर है, वस्तु गति नहीं कर रही है। ठीक है, स्थिर है वस्तु, गतिमान नहीं है, गति नहीं कर रही है। ठीक है, यह व्यवस्था। दूसरी बात यह है, F बराबर m में शून्य है, m बराबर m डज नॉट इक्वल टू 0, जबकि a बराबर 0 हो जाता है। दूसरी बात यह है कि गति का जो नियम है वो एक सदिश रूप है। कैसा रूप है? एक सदिश रूप है। F बराबर क्या होता है, जैसे कि F बराबर ma करा दिया, जबकि बल एक सदिश राशि है तो उसको तोड़ सकते हैं। Fx बराबर dpx dt बराबर max। इसी तरीके से Fy बराबर dpy dt बराबर may और Fz बराबर dpz dt बराबर maz। क्योंकि गति का जो ये नियम है, कौन सा नियम? दूसरा नियम, वो एक सदिश नियम है, तो हम उसको इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। यानी संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य बल पर निर्भर करती है, आंतरिक बलों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। चौथी बात यह है कि जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल निकालना चाहते हैं, F निकालना चाहते हैं, तो F बराबर ma। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय उस वस्तु का त्वरण क्या है। अगर आप किसी वस्तु पर बल निकालना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि उस समय उसका त्वरण कितना है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा पूर्व में कितना था, बाद में कितना था। ठीक है, बल निकालने के लिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जहां बल निकालना चाहते हैं वहां पर त्वरण का मान कितना है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भैया आवेग। आवेग क्या होता है सर? यदि किसी वस्तु पर हम बहुत कम समय के लिए बल लगाएं, यदि किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए आरोपित किया जाए तो वो उसका आवेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उसे उस वस्तु का आवेग कहते हैं, इंपल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
और आवेग होता है क्या है? आवेग होता है बल तथा समय अंतराल का गुणनफल। बल गुणा समय अंतराल I बराबर F डेल्टा टी, ये आवेग का सूत्र है। I बराबर F डेल्टा टी। सदिश राशि है ये, एक कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। दिशा होती है इसकी वही जो बल की दिशा होती है। मात्रक इसका न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। विमा इसकी बल की विमा m1 L1 T-2 और ऊपर और आएगा एक T1 m1 L1 T-1। ये है सर, ये व्यवस्था है आवेग की। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके बाद जो आपको करा रहा हूं वो काफी अच्छा टॉपिक है, वो है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, एक मैं उदाहरण देना चाहता था आवेग का। जैसे आपने किसी बैट्समैन को देखा होगा, जैसे कोई बैट्समैन हिट करता है, शॉट मारता है, तो बैट और बॉल के बीच में संपर्क बहुत कम समय के लिए रहता है। तो बैट्समैन एक तरह से देखा जाए तो बॉल को क्या देता है? आवेग। ठीक है ना? इस तरह का क्वेश्चन भी है किताब में। आवेग संवेग प्रमेय क्या है? आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर सॉरी संवेग में परिवर्तन उस पर कार्यरत आवेग के तुल्य होता है। I बराबर डेल्टा पी। मतलब संवेग में जो परिवर्तन है वो आवेग के बराबर होता है। यही आपकी आवेग संवेग की प्रमेय है। ठीक है, ये बात है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ दें, आप जानते हैं आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा टी होता है, समीकरण नंबर 1। और आप न्यूटन की गति के दूसरे नियम से भी जानते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो I बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा, तो ये लो आ गया ना I बराबर डेल्टा पी। अच्छी तरीके से देख लो आप इसको मैंने कैसे किया है। ये समीकरण नंबर 2 दे देना आप इसको, और ये आप इसको 3 दे दीजिएगा। ये है तो संवेग में परिवर्तन किसी कण पर कार्यरत आवेग के बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत? आई थिंक यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका समाप्त होता है दूसरा नियम। अब बात हम करते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का थर्ड तृतीय नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना? अब ये क्या कहता है? गति का दूसरा नियम, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत एग्जाम्पल है। नाव चलाने वाले को देखिए, वो नाव चलाते समय पानी को अपने जो पतवार है उससे पीछे की तरफ धक्का देता है, रिजल्ट के तौर पर उसकी नाव आगे बढ़ती रहती है।
आप चलते हैं तो अपने पैरों से पृथ्वी को धक्का देते हैं और आप आगे बढ़ पाते हैं। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। और रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट ऊपर सीधा जाता है, जब उसमें से गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर आती है। तो रॉकेट की गति भी एक तरह से देखा जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला बिंदु, क्रिया और प्रतिक्रिया। कंफ्यूज करने वाली टर्म है सर, प्रतिक्रिया क्या होती है? यह सोचते होंगे पहले आप क्रिया करो उसके बाद प्रतिक्रिया होगी, ऐसा नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ लगती हैं एक ही टाइम पर, इनमें कोई समय पश्चता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि क्रिया पहले हो जाएगी प्रतिक्रिया बाद में आएगी, बिल्कुल नहीं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही समय पर लगती है, पहली बात, इनमें कुछ समय पश्चता नहीं होता। दूसरी बात, क्रिया और प्रतिक्रिया है क्या? क्रिया क्या है और प्रतिक्रिया क्या है? एक अलग सा इंप्रेशन देती हैं, मतलब एक अलग सा लगता है ऐसा, प्रतिक्रिया एक भ्रम सा देती है कि यार ये है क्या चीज। ठीक है, कुछ नहीं है सर, ये दोनों क्या है? बल है, बल। क्रिया भी बल है और प्रतिक्रिया भी बल है, इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं। अगला पॉइंट ये है कि जैसे दो बल है, दो वस्तुएं ए व बी, पिंड ए पर बी के द्वारा लगने वाला बल किस पर लगेगा? ए पर, और कौन लगाएगा? बी। तो एफ ए बी होगा। एफ ए बी बराबर क्या होगा? आप लिखना चाहें तो एफ ए माइनस एफ बी भी लिख सकते हैं, एफ ए बी होगा। इसी तरीके से पिंड बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल एफ बी ए, अब कायदे से देखा जाए तो एफ ए बी बराबर माइनस के एफ बी, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी, यानी दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा दोनों की ही क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, स्पष्ट है कि ए द्वारा बी पर लगाया गया बल और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा उनकी क्या है? विपरीत है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कभी आपको ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि साहब गति का तीसरा नियम लग रहा है, तो आपको यही बात प्रूफ करनी होगी। समझ रहे हैं? गति का तीसरा नियम लग रहा है, काम चल रहा है, तो आपको ये बात हमेशा क्या करनी पड़ेगी? सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो गति का प्रथम नियम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब संवेग संरक्षण का नियम चालू होगा, उसको करा देंगे और इससे रिलेटेड नोट्स भी हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।